मैं भी एक ऐसे ही गार्ड का बेटा हूँ। मेरे पापा की 1 महीने की सैलरी और मेरा कोटा में रहने का 1 महीने का खर्च लगभग बराबर ही था। मेरी माँ ने घर में रखे हुए वो गहने निकाल के दिए जो सिर्फ नाम भर के ही थे। दिल्ली पहुंचकर तो मैंने अपनी तैयारी पूरे जोश से शुरू की, क्योंकि मैंने 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही की थी। उस दिन उस प्रिंसिपल ने मुझे और मेरी हिंदी मीडियम दोनों को ही आईना दिखा दिया था और उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई। रास्ते से गुजरते हुए आपने उस आदमी को तो देखा ही होगा जो नीली सी वर्दी पहनकर एक बड़े से घर के बाहर कुर्सी पर बैठा होता है। अच्छा, उस आदमी को तो देखा ही होगा जो आपके दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा रजिस्टर लेकर आने जाने वाले लोगों के नाम लिखता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी गार्ड की जो थोड़े से पैसों के लिए धूप और बारिश में घर और ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है। मैं भी एक ऐसे ही गार्ड का बेटा हूँ और आज मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। एक गार्ड का लड़का कैसे पहुंचा यहाँ तक, आज आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। और अपनी जिंदगी के इस सफर को आपके साथ शेयर करने से पहले इसे मैं अगर कुछ पंक्तियों में समेटना चाहूँ तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। मैं 2018 बैच से हूँ। अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत करूँ तो यह शुरू होती है लखनऊ से, जहां मेरे पापा एक महकमे में होमगार्ड का काम किया करते थे। मेरे परिवार में टोटल 6 सदस्य हैं, जिसमें से 3 बहनें, मम्मी पापा और मैं। मेरी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई तो गांव के ही एक स्कूल से हुई। ऐसा नहीं था कि मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करूं, करता था। जब भी मैं बच्चों को अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते देखता था तो मेरा भी बहुत दिल करता था कि काश मैं भी इनकी तरह ही अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके पढ़ाई करता और इनकी तरह ही इंग्लिश में बातें भी कर पाता। और शायद इसी कारणवश एक बार मैं अपने पापा के साथ एक ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया भी। और जब मैं वहां पहुंचा तो उस स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया। उन्होंने मेरे पापा से बोला कि आपके बेटे ने तो 6 क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और अगर आप इसको अब इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर करेंगे तो मुझे पढ़ाने में और इसे पढ़ने में दोनों को ही समस्या होगी। शायद उस दिन उस प्रिंसिपल ने मुझे और मेरी हिंदी मीडियम दोनों को ही आईना दिखा दिया था, लेकिन मेरी पढ़ाई जारी रही और वो भी हिंदी मीडियम से ही। उसी दौरान का एक किस्सा मुझे याद है। एक दिन की बात है, मेरे पापा मुझे अपने साथ अपने ऑफिस लेकर जाते हैं। अब वो ऑफिस ही क्या, एक जिलाधिकारी का आवास था। उस वक्त मेरे पापा जिलाधिकारी के आवास पर ही डिप्लॉयड थे। मैं और पापा दोनों साथ में बैठे होते हैं कि अचानक से जिलाधिकारी की गाड़ी आई। पापा ने दौड़कर कार का दरवाजा खोला। संयोगवश उस जिलाधिकारी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरा नाम पूछा, मेरे बारे में पूछा और मुझसे ढेर सारी बातें की। शायद उस दिन उनके इस सरल स्वभाव ने मेरे हृदय को छू लिया था। मैंने उसी दिन वहीं पर ठान लिया था कि बड़ा होकर मुझे भी ऐसा ही आदमी बनना है। मतलब कि अफसर बनने का बीज उसी दिन उनके घर से ही पड़ गया था। मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही जारी रही। 12वीं क्लास गवर्नमेंट स्कूल से करने के बाद जब मेरी इच्छा आईआईटी की तैयारी करने की जागृत हुई तो मैंने ये बात अपने पापा को बताई कि मैं कोटा जाना चाहता हूँ। पापा ने यह बात सुनकर टेंशन भरी निगाहों से मुझे देखा और घर पर बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। बहुत दिनों तक किसी ने किसी से बात भी नहीं की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और पापा से रिक्वेस्ट करता ही रहा। शायद उनकी टेंशन भी जायज थी कि अगर वो मुझे कोटा भेज देते तो फिर पैसे कहां से लाते, मैं वहां कैसे रहता और क्या खाता, क्योंकि उस वक्त इतनी आमदनी तो थी नहीं कि एक वक्त पर वो 2 जगह का खर्चा उठा सकते। इसी वजह से वो बहुत परेशान थे, लेकिन किसी भी तरह उन्होंने हिम्मत करके अपनी वो सेविंग्स जो उन्होंने कई सालों से बचा कर रखी थी लेकर मुझे कोटा भेज दिया। जब मैं कोटा पहुंचा तो मुझे लगा कि कोटा आना तो बहुत आसान था, पर यहाँ पर सरवाइव करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पापा की 1 महीने की सैलरी और मेरा कोटा में रहने का 1 महीने का खर्च लगभग बराबर ही था। इस वजह से मैं कोशिश करता था कि मैं कम से कम पैसे खर्च करूं और शायद इसी कारणवश मैं आखिरी महीनों में तो एक वक्त का खाना खाकर ही काम चला लिया करता था।
लेकिन इन सब संघर्षों के बावजूद भी मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो सका। और उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आईआईटी में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यूपीटीयू में अच्छी रैंक होने की वजह से मुझे लखनऊ के ही प्राइवेट कॉलेज में फी वेवर सीट मिल गई थी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि फी वेवर सीट में मुझे टोटल फीस का सिर्फ 20% ही देना पड़ता था, लेकिन उस वक्त 20% फीस देने में भी मैं सक्षम नहीं था और इस वजह से मुझे एजुकेशन लोन लेना पड़ा। इसके बाद मैंने इसी तरह से बीटेक की पढ़ाई शुरू की। उस वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि बस कुछ दिन और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बीटेक शुरू करते ही मेरा मुकाबला एक और परेशानी से हुआ और उस परेशानी का नाम था इंग्लिश। क्योंकि मैंने 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही की थी और बीटेक की सारी पढ़ाई इंग्लिश में होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था सब सर के ऊपर से जाता था। मैंने ये मुहावरा तो बहुत सुना था, काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन इसका सही मायने में अर्थ मुझे उस दिन जाकर समझ आया था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पापा के विश्वास पर खरा नहीं उतर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे पापा ने कितने संघर्षों से उस जगह तक पहुंचाया था। प्रैक्टिकल में तो मैं जैसे तैसे पास हो जाया करता था, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो मैं तब पास होता जब मुझे कुछ समझ में आता। मैं काफी हताश हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं हार रहा हूं, मैं अपने सपनों को हार रहा हूं। आता है, हर किसी की जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है और उसी मोड़ पर आपको फैसला लेना होता है कि आप घर की तरफ वापस मुड़कर जाओगे या फिर हिम्मत करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ोगे। मैंने हिम्मत करी और मैंने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। मैं किताबों को बार बार पढ़ने लगा। मुझे जब तक समझ नहीं आता था मैं बार बार पढ़ता था और फिर भी समझ नहीं आता तो मैं डिक्शनरी लेकर बैठता था। मैंने अपनी पुरानी किताबें पढ़नी शुरू करी, जिससे मुझे कम से कम ये तो समझ आ गया कि जिसे मैं आज तक त्रिकोणमितीय कहता था उसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और जब सब लोग सो जाते थे मैं देर रात तक पढ़ता था। मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा पढूं, क्योंकि मुझे अपना और अपने पापा दोनों का ही सपना पूरा करना था। और शायद इसी जिद का प्रतिफल था कि मेरा नाम कॉलेज की अगले ही साल मेरिट लिस्ट में आ गया था। बीटेक की आखिरी साल में मुझे अपने ही एक फैकल्टी मिस्टर आशीष मिश्रा सर से आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के बारे में पता चलता है। और मुझे उस दिन अपने बचपन का वो वाकया जो जिलाधिकारी के घर पर हुआ था वो याद आता है। मैंने उसी दिन ठाना कि मुझे भी यूपीएससी ही क्लियर करना है और मैं उसी के अनुसार पढ़ाई करने लगा। इसके बाद जिंदगी ने मुझे एक मौका और दिया। मेरे पापा और चाचा ने मिलकर तैयारी के लिए मुझे दिल्ली भेज दिया। दिल्ली पहुंचकर तो मैंने अपनी तैयारी पूरे जोश से शुरू की। जैसे देर देर तक रात में पढ़ना और खुद को आईने में देखकर कहना कि मैं तो हूं ही आईएएस। लेकिन एग्जाम के कुछ महीने पहले ही, या फिर कह लो तैयारी के आखिरी महीनों में, मुझे डेंगू फीवर हो गया और मेरी सारी तैयारी और किताबें रूम पर ही धरी रह गई। मुझे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस वक्त मैं एक तरह के मानसिक दबाव से गुजर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों के सामने मेरे बने बनाए सपने चूर चूर हो रहे थे। रिकवर होने के बाद तो मेरा संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ गया था। जहां पहले मैं सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में ही कोचिंग के लिए जाया करता था, अब मुझे 2-2 शिफ्ट में कोचिंग लेनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं शारीरिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर होने लगा था। मेरा हौसला टूट रहा था। उस वक्त मेरी दीदी ने मुझे मोटिवेट करते हुए कहा कि लाएगी रंग मेहनत, आखिर तुम्हारी एक दिन होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। शायद इसी मोटिवेशंस का प्रतिफल था कि मेरा आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। साथ ही में गेट में अच्छी रैंक होने की वजह से मुझे कई सारे पीएसयूज और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी इंटरव्यू देने का मौका मिला। लेकिन मेरा तो बचपन से ही सपना था सरकारी अफसर का बनने का, तो इसलिए मैंने पीएसयूज के इंटरव्यू पर ध्यान न देते हुए अपना सारा फोकस आईएएस के एग्जाम पर ही लगा दिया। यूपीएससी के बारे में एक बात तो तय है कि ये आपका किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि आपका बौद्धिक ज्ञान भी देखती है। जैसे ही आप इसमें एक सीढ़ी को पार करते हैं, अगली सीढ़ी आपका इंतजार कर रही होती है और हर सीढ़ी अपनी पहली सीढ़ी से ज्यादा मुश्किल होती है। मैंने भी अपने आप को उसी तरह से बनाना शुरू कर दिया और इसी का प्रतिफल था कि मेरा आईएएस का अगला एग्जाम यानी मेंस एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया था।
अब ऐसा लग रहा था कि मंजिल अगले ही कदम पर है। अगले ही कदम है कि एक और परेशानी ने दस्तक दी। मुझे बैंक से उस वक्त फोन आता है कि आपका एजुकेशन लोन के लिए मॉरेटोरियम पीरियड समाप्त हो चुका है और अब आपको एजुकेशन लोन चुकाने के लिए हर महीने ईएमआई देनी पड़ेगी। शायद वह मेरे लिए सबसे मुश्किल घड़ी थी, जहां एक तरफ मुझे एजुकेशन लोन चुकाने के लिए ईएमआई देनी थी, वहीं दूसरी तरफ इंटरव्यू की तैयारी के लिए मुझे वापस दिल्ली जाना था और दोनों ही काम के लिए पैसों की जरूरत थी। उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से मैं दोनों ही काम करने में सक्षम नहीं था। मेरी माँ ने घर में रखे हुए वो गहने निकाल के दिए जो सिर्फ नाम भर के ही थे, जिन्हें पापा ने बेचकर पैसों का इंतजाम किया। और इंटरव्यू के बाद जब पापा ने मुझे यह बताया तो उनका मुझ पर यह विश्वास देखकर मेरी आंखें भर गई। वक्त बीता और इंटरव्यू का दिन भी आया। मुझे आज भी याद है, वो 24 तारीख थी और दिन सोमवार। मेरी तरह ही सभी स्टूडेंट्स यूपीएससी के दफ्तर के बाहर खड़े थे। सभी ने कोट पैंट पहन रखा था। मैं भी सबकी तरह अपने आप को बाहर से नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी हलचल थी, एक डर सा था और मैंने इसी डर को अपनी आत्मविश्वास की चादर से ढक लिया था। इंटरव्यू रूम में एंट्री करने से पहले मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने पापा की मेहनत, लगन और संघर्षों के बारे में सोचा और पूरे कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन के साथ इंटरव्यू दिया। आखिरकार वो दिन भी आया जिस दिन सबकी निगाहें रिजल्ट लिस्ट में अपने नाम को ढूंढती हैं। मैं भी रिजल्ट लिस्ट चेक करने लगा। पहली बार में तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने अपना नाम रिजल्ट लिस्ट में दोबारा देखा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम को मैंने अपने पहले प्रयास में ही पास कर लिया था। और जब मैंने ये रिजल्ट अपने पापा को बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जोर से मुझे अपने गले लगा लिया। शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। ऐसा लग रहा था कि मेरा परिवार अपने सपनों को जी रहा है। यूपीएससी की लाइफ में मैंने एक ही चीज सीखी है कि लाइफ में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। और मेहनत, इसके बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। शायद इसी मेहनत ने मुझे अपने उस मुकाम तक पहुंचाया था जिसका सपना मैंने कभी जिलाधिकारी के घर पर देखा था। इसी मेहनत ने एक गार्ड के बेटे को सरकारी अफसर बना दिया था। मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इंतहा अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।